हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने परीक्षा की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों की परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बाल मनोविज्ञान की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। तो आज एक नया चैप्टर देखेंगे, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे एवं व्यक्तिगत भिन्नताएं। इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इस क्लास में देखेंगे। अगर दोस्तों क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं हैं। किससे संबंधित नहीं है? स्वीकार्यता से, प्रतिरोध से, क्रांति से, अनुकूलन से। तो दोस्तों किससे संबंधित नहीं है, आप सोच लिए होंगे इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर सी, क्रांति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर की एकल प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। तो दोस्तों यह क्या दर्शाता है? वैश्विक प्रवृत्तियां दर्शाता है, या प्रयोजनात्मक उपागम, या प्रगतिशील चिंतन, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह। तो दोस्तों यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है। दोस्तों एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से क्या बचती है? लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, या लैंगिक पूर्वाग्रह, या फिर लैंगिक संवेदनशीलता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है आप लोगों ने सोच लिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प नंबर सी। जो लोग विकल्प सी सोच रहे हैं वो बिल्कुल राइट जा रहे थे। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों जो चार कथन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो चलिए दोस्तों, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। विकल्प नंबर 2 देखते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। विकल्प नंबर 3 देखते हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। विकल्प नंबर डी देखते हैं, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? हाँ जी, अच्छा, जो लड़के हैं वो लड़के चुन रहे हैं, जो लड़कियां हैं वो लड़कियों वाला विकल्प चुन रहे हैं, लेकिन दोनों लोग गलत जा रहे हैं। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डॉट 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 करते हैं, यह सिखाने का वातावरण डॉट डॉट। तो दोस्तों इस खाली जगह पे क्या शब्द आएगा? तो पहला जो विकल्प है वो दिया गया है, व्याख्याता पर कोई प्रभाव नहीं डालता, निर्मित पर प्रभाव डालता है, रूपांतरित को शुद्ध करता है, परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है। तो दोस्तों इन चार विकल्पों में से आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है? बताइए दोस्तों आपको कौन सा सही लग रहा है? जी, जो विकल्प नंबर डी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़वादिता से बचने के लिए शिक्षक को। तो दोस्तों कक्षा में जेंडर रूढ़वादिता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़की लड़कियों को एक साथ अपारस्परिक भूमिका में रखना चाहिए, या फिर अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों को अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, या फिर कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना, या फिर लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों जोखिम और निरुत्साहित ये पॉजिटिव प्रश्नों के लिए नकारात्मक शब्द हैं, तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। अच्छा लड़की या अच्छा लड़का भी नहीं कह सकते हम। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ये सोच रहे थे वो बिल्कुल सही जा रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक उत्पत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं? दोस्तों जेंडर भूमिका रूढ़वादिता कहलाती हैं, या फिर जेंडर भूमिका नैदानिकी कहलाती हैं, या फिर जेंडर भूमिका अभिवृत्ति कहलाती हैं, या फिर जेंडर भूमिका कहलाती हैं। तो दोस्तों सोचिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? तो दोस्तों इस
प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प नंबर ए सही होगा। तो जो लोग ए सोच रहे थे वो बिल्कुल सही जा रहे थे, जेंडर भूमिका गुटबद्धता। दोस्तों प्रैक्टिस सेट के रूप में हम इस क्लास को देख रहे हैं, तो अपने आप को आंकते चलिए कैसी तैयारी है आपकी। सारे प्रश्न अगर आप आधे भी प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह है। तो दोस्तों ये क्या दर्शाता है? अनुसंधान आधारित धारणा दर्शाता है, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा दर्शाता है, या फिर सत्य धारणा दर्शाता है, या फिर यह सभी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा। तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। तो जो लोग 20 सोच रहे थे तो बिल्कुल वो सही जा रहे थे। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है? किससे बचता है? सामाजिक जिम्मेदारी से, लैंगिक समानता से, लैंगिक पक्षपात से, या लैंगिक संवेदनशीलता से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा लैंगिक पक्षपात से बचता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान एवं लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कौन सा हो सकता है? जी बिल्कुल, जो बी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। दोस्तों अध्यापक कैसा है? लिंग पक्षपाती है, या फिर शिक्षाप्रद है, या फिर सही दृष्टिकोण वाला है, या फिर नीतिपरक है। बताइए दोस्तों चार में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है? जी हाँ, जो बिल्कुल ये सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो लिंग पक्षपाती अध्यापक है, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के लिए बच्चों की आवृत्ति साधारणता आधारित होती है। तो कैसे आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्त पर, उनमें समकक्षियों की आवृत्ति पर, दूरदर्शन पर, उनके सहोदरों की आवृत्ति पर। तो बताइए दोस्तों चार में से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही है, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। अगला विकल्प है बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं। अगला है अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है। अगला है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ हैं। तो बताइए दोस्तों आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है? अच्छा, जो डी की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? तो क्या हो सकता है? विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, या फिर कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में विशिष्ट योग्यता, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना, या फिर छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। तो कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है दोस्तों? जी बिल्कुल, जो सी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना इस समानता का मानदंड हो सकता है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? दोस्तों व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो है वो वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर से भिन्न है, विकास की दर में भिन्न है, विकास के क्रम में भिन्न है, विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न है। तो दोस्तों बताइए। जी जो बी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, विकल्प नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो दोस्तों किसे संतुष्ट किया जा सके? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, या आवश्यकताओं को। तो दोस्तों आपके लिए चंद सेकंडों का समय, तो सोच लिया होगा आपने इसका उत्तर। जी
जिन्होंने डी सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। आवश्यकताओं को विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, साइज़ॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो दोस्तों साइज़ॉइड वर्ग में प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले बालक आते हैं, तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या इन सभी के साथ? तो दोस्तों व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है इन सभी के साथ, तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, व्यक्तिक भिन्नता के मिलान के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? जी, ए और बी दोनों इस प्रश्न के उत्तर हैं, तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों कठोर अनुशासन तो ये तो गलत हो ही गया, परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना ये भी गलत हो गया, तो अब बचा कौन? ए। तो दोस्तों जो ए सोच रहे थे वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो कौन से विकास के सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता को, अंतः संबंध को, निरंतरता को या सामान्य से विशिष्ट की ओर को? तो दोस्तों बताइए। जी, जो विकल्प नंबर ए की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता। दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में इस क्लास को देख रहे हैं, क्लास अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? किसका रखना चाहिए? विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु का, व्यक्तिगत भिन्नता का या विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का? तो दोस्तों किसका ध्यान रखना चाहिए? सोचिए इसका उत्तर, चार में से कौन सा विकल्प सही होगा आपकी नजर में? आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जी, विकल्प नंबर सी जो लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, विकल्प नंबर सी व्यक्तिगत भिन्नता। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र पूछा गया दोस्तों, लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता या सभी? तो बताइए दोस्तों किस विकल्प के साथ आप जा रहे हैं? जी, जो डी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, डी, यह सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह कथन जो व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह कौन सा है? व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष ना तो कोटि ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं? तो बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? दोस्तों पल भर सोच लीजिएगा। जी, जो विकल्प सी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संगठन का स्वरूप है, व्यक्ति का संगठन का स्वरूप है, तो कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक? तो बताइए दोस्तों कौन सा आपको सही लग रहा है? हाँ बिल्कुल, जो लोग विकल्प नंबर बी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, विकल्प नंबर बी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। दोस्तों आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर? तो दोस्तों जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो होता है अंतर्मुखी, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का जो प्रकार है वो कौन सा है? ज्ञानात्मक व्यक्तित्व है या फिर कलात्मक व्यक्तित्व है या फिर बहिर्मुखी व्यक्तित्व है या फिर धार्मिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है? तो दोस्तों प्रश्न को देखकर ही उत्तर पर पहुंच जाना चाहिए था, कुछ लोग पहुंच भी गए होंगे, तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व।
अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो दोस्तों जो 4 आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोस्सा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है। टाइप TAT शब्द साचार परीक्षण, 16 PF परीक्षण। तो दोस्तों कौन सा है जो प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? ये सभी व्यक्तित्व मापन के परीक्षण है, पर एक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है व्यक्तित्व मापन का, तो वो है विकल्प नंबर D 16 PF परीक्षण। दोस्तों रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण में कभी कभी पूछ लेता है कि कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि इसमें 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। प्रश्न भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सत्य पूछ रहा है असत्य पूछ रहा है, ये बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको प्रश्न को पढ़कर उत्तर देना है। तो देखते हैं इसके चारों विकल्प। व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्थ चेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के बाहरी रूप तक सीमित होता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा प्रश्न आपको असत्य लग रहा है? तो विकल्प नंबर D जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो विकल्प नंबर D इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व व्यक्ति के बाहरी रूप तक सीमित होता है, ऐसा नहीं है, तो फिर असत्य यही हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? क्यों होती है भिन्नता? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीवन का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो बताइए किसके कारण व्यक्तियों में भिन्नता होती है? तो दोस्तों यह होती है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो विकल्प नंबर D इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व को जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया है? क्रेंजर के द्वारा, या फिर इंग के द्वारा, या फिर सेल्डन के द्वारा, या स्प्रेंजर के द्वारा? किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों अंतर्मुखी और बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व बताने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे यंग। तो विकल्प नंबर B इन्होंने सही लगाया, उनका सही है उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण, या फिर प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण? तो बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो विकल्प नंबर D इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतवाही योग्यता में, या फिर सभी में? तो दोस्तों व्यक्तिगत जो भेद हैं वो सभी में पाए जाते हैं। तो विकल्प नंबर D इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, व्यक्तित्व का पहला प्रक्रियात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो किसने किया था? मन ने किया था, या सैंडल ने किया था, या हिप्पोक्रेटस ने किया था, या फिर कैटल ने किया था? तो बताइए दोस्तों, चंद सेकेंड का समय आपके लिए। जी, जिन्होंने C सोचा वो बिल्कुल सही है। C हिप्पोक्रेटस ने सबसे पहले व्यक्तित्व का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है, समावेश कहलाता है, संवेदना कहलाता है, या फिर चरित्र कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है व्यक्तित्व। तो दोस्तों यह थे इस चैप्टर से 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बताइएगा आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।